Hello dear students or friends, welcome back to Rahul English Study. Now we discuss history of English literature today. फ्रेंड्स, आज हम हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पर डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, समय को न वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। और फ्रेंड्स, अधिक से अधिक सपोर्ट करें ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहे और इस तरह की वीडियो और लाते रहें। फ्रेंड्स, समय को न वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं पीरियड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, यानी इंग्लिश लिटरेचर का समय, यानी इंग्लिश लिटरेचर की अवधि, अंग्रेजी साहित्य की अवधि बोलते हैं। तो अंग्रेजी साहित्य की अवधि यानी पीरियड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। तो द डिवीज़न ऑफ द कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी कहते हैं निरंतरता, यानी निरंतरता, डिवीज़न विभाजन ऑफ इंग्लिश लिटरेचर इनटू सेगमेंट ऑफ टाइम, यानी इसको अंग्रेजी साहित्य की निरंतरता का विभाजन समय के खंड में किया गया है। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं, देखते हैं अप टू यानी 450 ये डार्क एज कहलाती है, यानी अप टू 450 डार्क एज कहलाती है। और नेक्स्ट फ्रेंड 450 टू 1066 यानी 1066 ये ओल्ड इंग्लिश अथवा इसको हम एंग्लो सैक्सन पीरियड भी कहते हैं, यानी 450 टू 1066 का तक जो काल चला है, जो पीरियड है, उसे हम ओल्ड इंग्लिश पीरियड कहते हैं या फिर इसको हम एंग्लो सैक्सन पीरियड भी कहेंगे। नेक्स्ट फ्रेंड, नेक्स्ट इसका सेगमेंट है 1066 टू 1500 यानी 15 सेंचुरी तक ये मिडिल इंग्लिश पीरियड, ये इसको हम मिडिल इंग्लिश पीरियड कहेंगे। और ये अथवा हम इसको क्या कहेंगे, एंग्लो नॉर्मन पीरियड, इसको हम एंग्लो नॉर्मन पीरियड भी कहते हैं, यानी 1066 टू 1500 तक ये मिडिल इंग्लिश पीरियड है और इसको हम एंग्लो नॉर्मन पीरियड भी कहते हैं। और इस एंग्लो नॉर्मन पीरियड, इसके बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट फ्रेंड सेगमेंट है 1500 यानी 15 सेंचुरी टू 16 सेंचुरी यानी 1500 टू 1600 इसको हम द रेनेसां कहेंगे। क्या कहेंगे? द रेनेसां। और अथवा इसको अर्ली मॉडर्न एज भी कहा जाता है। क्या कहेंगे? अर्ली मॉडर्न एज भी कहेंगे। और इसको भी, रेनेसां को भी अलग अलग सेगमेंट में डिवाइड किया गया है, अलग अलग सेगमेंट में डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट सेगमेंट फ्रेंड्स 1558 से 1603, और ये एज क्या कहलाई है फ्रेंड्स? ये एल्जावेदन एज कहलाई है, एल्जावेदन एज कहलाती है। कौन सी? 1558 से 1603 तक एल्जावेदन एज कहलाती है। नेक्स्ट फ्रेंड्स 1603 से 1625 ये जैकोबियन एज कहलाएगी, यानी फिर इसके बाद जैकोबियन एज कब से कब तक चला है? 1603 से 1625 तक ये जैकोबियन एज चला है। इसके बाद फिर 1625 से 1649 तक कैरोलिन एज, इसको हम कैरोलिन एज कहा जाता है। और ये कब से कब तक कैरोलिन एज चली? 1625 टू
1649 तक। नेक्स्ट सेगमेंट है फ्रेंड्स, ये रैने शाह का सेगमेंट है, रैने का शाह का विभाजन है। तो फ्रेंड्स इसको फिर यहाँ ये जो है 1649 से 1660 तक ये कॉमनवेल्थ पीरियड, यानी कॉमनवेल्थ पीरियड जिसको हम राष्ट्रमंडल काल कहते हैं, ये जो है, अथवा इसको हम प्यूरिटन यानी प्यूरिटन इंटरिगम सॉरी फ्रेंड्स, इसको हम इंटररेग्नम एज और प्यूरिटन इंटररेग्नम भी कहते हैं, अर्थात इसको हम राष्ट्रमंडल एज कहेंगे या प्यूरिटन इंटररेग्नम एज कहेंगे। नेक्स्ट फ्रेंड्स, नेक्स्ट सेगमेंट है 1660। नेक्स्ट है 1660 टू 1798 तक, ये न्यू क्लासिकल पीरियड चला है। ये न्यू क्लासिकल पीरियड का कितना समय है, तो ये समय अंतराल कितना है, तो ये द न्यू क्लासिकल पीरियड का ये कब से कब तक चला है फ्रेंड, तो 1660 से 1798 तक। और इसको भी अलग अलग, यानी इसको भी सेगमेंट में डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट ये है 1660 टू 17th सेंचुरी, इसको कहते हैं रेस्टोरेशन, यानी बहाली, यहाँ सुधार। रेस्टोरेशन यानी रिस्टोर करना, ऐसे बहाली, तो रेस्टोरेशन एज कहेंगे, इसको रेस्टोरेशन कहेंगे। और नेक्स्ट है फ्रेंड्स 1700 टू यानी 17th सेंचुरी टू यानी 1700 टू 1745, ये द ऑगस्टन एज, अथवा हम इसको एज ऑफ अलेक्जेंडर पोप कहेंगे, यानी अलेक्जेंडर पोप एज कहते हैं। और इसी अगला सेगमेंट है फ्रेंड्स 1745 से 1798 तक, ये द एज ऑफ सेंसिबिलिटी, यानी इसको एज ऑफ सेंसिबिलिटी कहेंगे, यानी संवेदनशीलता का युग, इसको हम कहेंगे संवेदनशीलता का युग कहेंगे, या हम इसको कहेंगे ट्रांजिशनल पीरियड, अर्थात इसको संक्रमणकालीन कहेंगे। और अथवा इसको हम एज ऑफ डॉक्टर जॉनसन, इसी को हम एज ऑफ डॉक्टर जॉनसन कहते हैं। कब से कब तक, इसको हम 1745 टू 1798 तक, यानी 1745 से 1798 तक की एज को हम द एज ऑफ सेंसिबिलिटी कहते हैं, या ट्रांजिशनल पीरियड कहेंगे, या फिर हम इसको एज ऑफ डॉक्टर जॉनसन कहते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट चलते हैं 17। अब 1798 से 1837 तक, इसको हम रोमांटिक पीरियड कहते हैं। कब से कब तक रोमांटिक पीरियड है, 1798 से 1798, यानी 1798 से 1837 तक ये रोमांटिक पीरियड चला, द रोमांटिक पीरियड। और इसके बाद 1837 से, यानी 1837 टू 1901 तक ये द विक्टोरियन पीरियड, यानी विक्टोरियन काल चला। इसके बाद इसको भी विक्टोरियन
द विक्टोरियन पीरियड को दो खंडों में विभाजित किया गया है, यानी दो सेगमेंट में विभाजित किया गया, यानी 1848 से 1860 तक। इसको हम कहेंगे 1848 से 1860 तक, इसको हम कहते हैं द प्री राफेलाइट्स यानी पूर्व राफेलाइट्स एज कहेंगे। नेक्स्ट फ्रेंड्स खंड है इसका विक्टोरियन पीरियड का। नेक्स्ट सेकंड खंड ये है, ये 1880 यानी 1880 से 1901 तक, इसको यानी एस्थेटिसिज्म एंड डेकेडेंस कहते हैं। तो अर्थात इसको हम सौंदर्यवाद या पतन का युग कहेंगे। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट सेगमेंट है 1901 से 1901 टू 1945 तक, ये मॉडर्न पीरियड। 1901 से 1945 तक इसको हम मॉडर्न पीरियड कहते हैं। और इसको भी दो सेगमेंट में डिवाइड किया गया है, 1901 टू 1914, और जिसको क्या नाम दिया गया है, द एडवर्डियन पीरियड नाम दिया गया है। नेक्स्ट अब यहाँ से 1910 और नेक्स्ट फ्रेंड्स 1910 से 1910 से 1936 तक, इस काल को द जॉर्जियन पीरियड माना जाता है। नेक्स्ट फ्रेंड्स 1945। तो 1945 पर हम देखते हैं 1945, इसको यानी पोस्ट मॉडर्निज्म यानी उत्तर आधुनिकतावाद कहा जाता है। और इसमें फ्रेंड्स हाई मॉडर्निज्म स्टार्ट फ्रॉम 1914। जो हाई मॉडर्निज्म है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है, इसको यहाँ से समझिएगा कि हाई मॉडर्निज्म ये स्टार्ट्स फ्रॉम 1914, द बिगनिंग ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वार। यहाँ से ये जो उच्च आधुनिकतावाद जिसको कहते हैं मॉडर्निज्म, हाई मॉडर्निज्म स्टार्ट फ्रॉम 1914, यानी उच्च आधुनिकतावाद 1914 से शुरू होता है। द बिगनिंग ऑफ फर्स्ट वार शुरू होता है, और प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत यहाँ जो है द बिगनिंग ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वार। तो फ्रेंड्स आई होप दैट कि आपको समझ में आया होगा। और यहाँ फ्रेंड्स ये जो नोटिस है इसको देखते हैं। द किंग जॉर्ज बिकेम द किंग ऑफ इंग्लैंड इन 1910, अर्थात किंग जॉर्ज 1910 में इंग्लैंड के राजा बने। और बट द ट्रेंड्स ऑफ एडवर्डियन लिटरेचर, लेकिन एडवर्डियन साहित्य यानी पोइट्री एंड कंटिन्यूड अप टू 1914। कहने का भाव ये है, लेकिन जब एडवर्डियन साहित्य यानी कविता का चलन जो है 19 से 14 तक जारी रहा। कब तक जारी रहा? 19 से 14 तक जारी रहा। तो फ्रेंड्स ये कुछ टाइमलाइन थी, ये कुछ जो है सेगमेंट थे जिनको हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट फ्रेंड्स
अब हम चलते हैं मेजर रॉदर्स इन दीज पीरियड्स। जो इस पीरियड के अंतर्गत अधिकतर, इन पीरियड्स में अधिकतर जो प्रमुख लेखक इस अवधि में, इस पीरियड में प्रमुख लेखक ओल्ड इंग्लिश, मेजर ऑथर्स यानी प्रमुख लेखक पुरानी अंग्रेजी, या इसको ओल्ड इंग्लिश यानी ओल्ड इंग्लिश, या इसको एंग्लो सैक्सन पीरियड कहते हैं। और ये एंग्लो सैक्सन पीरियड पर हम आज डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे 450 टू 1066 यानी 1066 यानी 10066 पर आज डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स ना अब हम डिस्कस करेंगे, देखते हैं, तो इसको समझते हैं। इसको हम ओल्ड इंग्लिश पीरियड को समझते हैं, या इसको हम एंग्लो सैक्सन पीरियड भी कहेंगे। तो इसको अच्छी तरह से समझते हैं कि द एंगल सैक्सन एंड जूट आर नोन एज द एंग्लो सैक्सन, यानी एंगल यानी एंगल सैक्सन और जूट को हम एंग्लो सैक्सन के नाम से जानते हैं। अर्थात एंगल सैक्सन जूट और एंग्ल सैक्सन और जूट को एंग्लो सैक्सन के रूप में जाना जाता है। द एंगल्स and the Saxon tribes were the largest of the three attacking tribes। ये जो एंगल्स और सैक्सन जनजात तीन हमलावर जातियां हैं, जनजातियां हैं, इनमें सैक्सन जनजाति यानी एंगल्स और सैक्सन जनजात तीन हमलावर जनजातियों में से सबसे बड़ी थी। एंड वी ऑफन नोन देम एज एंग्लो सैक्सन, और इसलिए हम अक्सर उन्हें एंग्लो सैक्सन के रूप में जानते हैं। दे शेयर्ड द सेम लैंग्वेज, उन्होंने एक ही भाषा साझा की, उन्होंने अपनी एक ही भाषा साझा की। बट वर ईच रूल्ड बाय डिफरेंट स्ट्रॉन्ग बैरियर्स, लेकिन प्रत्येक पर अलग अलग मजबूत योद्धाओं का शासन था। This period encompasses literature written in Anglo-Saxon Old Period during the 600-year Anglo-Saxon period of Britain। इस अवधि में ब्रिटेन के 600 साल के 600 साल के एंग्लो सैक्सन काल के दौरान एंग्लो सैक्सन पुरानी अंग्रेजी में लिखे गए। फ्रॉम द मिड 5th century to the Norman conquest of 1066 यानी 1066 तो 1066
1666 तो लिखे गए साहित्य शामिल है, लिखे गए साहित्य शामिल है, यानी पुरानी अंग्रेजी में लिखे गए साहित्य शामिल। इस अवधि में ब्रिटेन के 600 साल के एंग्लो सैक्सन काल के दौरान एंग्लो सैक्सन पुरानी अंग्रेजी में लिखे गए साहित्य शामिल है। 15 फ्रॉम द मिड 15th सेंचुरी 5th सेंचुरी यानी 5वीं शताब्दी के मध्य से टू द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट ऑफ 1066 यानी शताब्दी के मध्य से 1066 के नॉर्मन विजय तक, 1066 के नॉर्मन विजय तक। नेक्स्ट फ्रेंड, दीज वर्क्स इंक्लूड जोनर्स एज एपिक पोइट्री। इन कार्यों में महाकाव्य, हैजियोग्राफी, सरमन्स, बाइबल ट्रांसलेशंस, लीगल वर्स, क्रॉनिकल्स, रिडल्स एंड अदर्स। यानी इन कार्यों में महाकाव्य, कविता, जीवनी, उपदेश जैसी शैलियाँ शामिल हैं। Some of the most important works from this period include the poem Beowulf और बाइबिल अनुवाद कानूनी कार्य, यानी बाइबल अनुवाद कानूनी कार्य, यानी सम ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसमें कुछ महत्वपूर्ण जो वर्क थे जिनमें बाइबल अनुवाद, कानूनी इतिहास, तो फ्रेंड्स इसमें रिडल्स यानी अदर्स यानी सम ऑफ मोड्स, आगे क्या है इस शब्द में सम ऑफ मोड्स, सम ऑफ मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क्स, यानी इस काल में के सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में जो कविता शामिल थी, यानी जो कविता थी वो बियोवुल्फ कविता शामिल है, इनमें बियोवुल्फ कविता शामिल है। विच हैज़ अचीव नेशनल एपिक स्टेटस इन ब्रिटेन, जिसने ब्रिटेन में राष्ट्रीय महाकाव्य का दर्जा हासिल किया है। द एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल और एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल इज अ कलेक्शन ऑफ अर्ली इंग्लिश हिस्ट्री, प्रारंभिक अंग्रेजी इतिहास का एक संग्रह है। द पोएम कैडमन्स, द पोएम कैडमन्स हाइमन फ्रॉम द 7th century, the poem Cadmus Hymen from the 7th century is one of the oldest surviving written text in English, यानी 7वीं शताब्दी की कविता कैडमन्स हाइमन अंग्रेजी के सबसे पुराने जीवित लिखित ग्रंथों में से एक है। कौन सा? द पोएम कैडमन्स हाइमन, कब? 7th century। नेक्स्ट, मेजर पोइट्स ऑफ द पीरियड आर कैडमन, साइनवुल्फ, किंग अल्फ्रेड, और इस काल में जो प्रमुख कवि हैं वो कैडमन, यानी कैडमन, साइनवुल्फ और किंग अल्फ्रेड हैं, अर्थात इनको मेजर पोइट्स माना जाता है। नेक्स्ट फ्रेंड, थोड़ा इस पर भी डिस्कस कर लेते हैं, इनसे भी इसको भी समझ लेते हैं। नोट,
Beowulf is the Beowulf is the first Old English epic consisting of 3182 यानी 318 to 3182 alliterative lines। कहने का भाव ये है कि बियोवुल्फ पहला पुराना अंग्रेजी महाकाव्य है जिसमें 3182 अनुप्रास पंक्तियां हैं। द स्टोरी इज सेट इन पैगन स्कैंडिनेविया इन द 6th century यानी कहानी 6ठी शताब्दी में मूर्त पूजक स्कैंडिनेविया में स्थापित है। द एपिक नरेट्स द हीरोइक एडवेंचर्स द एक्सप्लॉइट्स ऑफ द प्रोटैगोनिस्ट यानी महाकाव्य का नायक बियोवुल्फ प्रोटैगोनिस्ट बियोवुल्फ अ हीरो ऑफ गेट्स और गेट्स हु राइट्स द डैनिश किंग रोदगर यानी रोदगर ऑफ ए टेरिबल मॉन्स्टर ग्रैंडल। इट मीन्स महाकाव्य नायक बियोवुल्फ गेट्स का एक नायक यानी बियोवुल्फ के वीर कारनामों का वर्णन करता है। बियोवुल्फ आल्सो जो कि एक भयानक राक्षस ग्रैंडल के डैनिश राजा होरोदगर को मुक्त करता है। बियोवुल्फ आल्सो किल्ड ग्रैंडल मदर और बियोवुल्फ ने ग्रैंडल की माँ को भी मार डाला है अर्थात उसकी माँ को मार देता है। ही feasted with होरोदगर in mead hall in यूरोट। कहने का भाव ये है एंड रिटर्न हिज नेटिव लैंड। कहने का भाव ये है कि जो एक महानायक राक्षस ग्रैंडल के डैनिश राजा होरोदगर को मुक्त करता है और बियोवुल्फ ने ग्रैंडल की माँ को भी मार डालता है। बियोवुल्फ जो है ग्रैंडल की माँ को मार डालता है और उन्होंने होरोदगर यानी योसेट की मीड हॉल में यानी उसको दावत दी, होरोदगर के साथ दावत दी और अपनी जन्मभूमि लौटाए। देयर ही बिकेम द किंग ऑफ द गेट्स और वहाँ वह गेट्स का राजा बना। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट डिस्कस करते हैं अब इसको फ्रेंड्स एंग्लो सैक्सन टाइमलाइन पे थोड़ा डिस्कस करते हैं। 350 एंग्लो सैक्सन रेड इंग्लिश सोर्स एंड आर बीटन बैक बाय द रोमन्स। कहने का भाव ये है
कि 350 यानी 350 में एंग्लो सैक्सन ने अंग्रेजी तटों पर छापा मारा और रोमन्स द्वारा वापस बीट किया गया। नेक्स्ट 410 रोमन्स लीव इंग्लैंड। रोमन्स इंग्लैंड छोड़ देते हैं एंड इंग्लैंड सोर्स आर अनप्रोटेक्टेड और इस प्रकार से इंग्लैंड के जो तट हैं वो असुरक्षित हो गए थे। नेक्स्ट फ्रेंड्स 449 में 449 टू 450 यानी 449 में 449 से 450 में तक जो है ये अराइवल ऑफ जूट फ्रॉम जूटलैंड, ये जो जूटलैंड से जूटों का आगमन होता है एंड एंगल फ्रॉम साउथ ऑफ डेनमार्क और डेनमार्क के दक्षिण से एंगल्स का आगमन होता है और एंड द सेक्शन फ्रॉम जर्मनी और सेक्शंस का जर्मनी से। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं फ्रेंड्स 450 450 देखते हैं तो 450 सेक्शंस फ्रॉम जर्मनी, सेक्शन जर्मनी से आते हैं और सेटल इन कैंट और कैंट में सेटल हो जाते हैं अर्थात बस जाते हैं। 556 में सेवेंथ किंगडम्स यानी 7 राज्य बनाए गए आर क्रिएटेड अक्रॉस ब्रिटेन यानी ब्रिटेन भर में 7 राज्य बनाए गए। क्या 15 यानी 556 में 7 किंगडम आर क्रिएटेड अक्रॉस ब्रिटेन यानी ब्रिटेन भर में 7 राज्य बनाए जाते हैं। और इसके बाद 597 में एसटी ऑगस्टीन ब्रिंग्स क्रिश्चियनिटी टू ब्रिटेन फ्रॉम रोम यानी सेंट, कहने का भाव यह है कि सेंट ऑगस्टीन कब 597 में सेंट ऑगस्टीन ईसाई धर्म को रोम से ब्रिटेन लेकर आए एंड बिकेम आर्कबिशप ऑफ कैंटरबरी और कैंटरबरी के आर्क बिशप हो गए, कैंटरबरी के आर्क बिशप हो जाते हैं। और नेक्स्ट फ्रेंड्स 617 में 600 यानी 617 में नॉर्थम्बिया 617 में नॉर्थ थ्रम्बिया बिकम्स द सुप्रीम किंगडम यानी जो नॉर्थम्बिया यानी 617 में नॉर्थम्बिया सुप्रीम यानी सर्वोच्च साम्राज्य बन जाता है। कब बनता है 617 यानी 617 में। नेक्स्ट फ्रेंड्स 700 यानी 779 में यानी 779 में मर्सिया बिकम्स द सुप्रीम किंगडम एंड किंग ओफा builds a dike along the Wales border। कहने का भाव यह है कि मर्सिया became the supreme kingdom, मर्सिया सर्वोच्च साम्राज्य बन गया। कब
779 में 779 में मर्सिया सर्वोच्च साम्राज्य बन जाता है और एंड किंग ऑफा बिल्ड्स ए डाइक अलोंग द वेल्स बॉर्डर। और किंग ऑफा जो है, ऑफा वेल्स सीमा के साथ एक डाइक का निर्माण करता है। नेक्स्ट कहने का भाव ये है कि मर्सिया सर्वोच्च 779 में मर्सिया सर्वोच्च साम्राज्य बन गया और किंग आफा ने वेल्स सीमा के साथ एक डाइक का निर्माण किया। 787 में यानी 787 में 787 में विकिंग इन्वेंशंस बिगिन। कहने का मतलब वाइकिंग इन्वेंशंस बिगिन यानी वाइकिंग आक्रमण शुरू होता है। कब होता है? 787 में यानी 787 में वाइकिंग इन्वेंशंस बिगिन होता है। और नेक्स्ट फ्रेंड्स 878 में 878 में इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द Danelaw, Alfred the Great defeated the remnants of the Great Heathen army at the Battle of Edington. It means डेनलॉ की स्थापना 878 में डेनलॉ की स्थापना अल्फ्रेड द ग्रेट ने द बैटल ऑफ एडिंगटन में ग्रेट हीथन आर्मी के अवशेषों को हराया। इट मीन्स कहने का भाव ये है कि डेनलॉ की स्थापना 878 में होती है और इसी के साथ अल्फ्रेड द ग्रेट यानी अल्फ्रेड द ग्रेट डिफीटेड द रेमांड्स ऑफ द ग्रेट हीथेन। कहने का भाव ये अल्फ्रेड द ग्रेट ने द बैटल ऑफ एडिंगटन में ग्रेट हीथेन आर्मी के अवशेषों को हरा दिया, अर्थात अवशेषों को हराया। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स 937 में यानी 937 यानी 937 में बैटल ऑफ ब्रूनान में क्या बाटल होता है? यानी ब्रू का बाटल होता है। कब होता है ये? 937 यानी 937 में ब्रूनान ब्रू की लड़ाई होती है। और नेक्स्ट है 957 में। तो 957 से फिर 957 से 975 तक यानी 957 से 975 तक इंग्लैंड यूनाइटेड अंडर किंग एडगर। और ये किसके अंडर में रहता है? ये जो है इंग्लैंड किंग एडगरों के अधीन एकजुट हुआ। कब? 957 टू 975 तक यानी 957 से 975 तक इंग्लैंड किंग एडगरों के अधीन एकजुट हुआ। और नेक्स्ट फ्रेंड्स 1016 यानी 1016 में यानी 1016
नट यानी कनट, इसको कनट बोलते हैं, बिकम्स किंग ऑफ इंग्लैंड। और 1016 में कनट इंग्लैंड का राजा बना, यानी 1016 में कनट इंग्लैंड का राजा हो जाता है। और इसके बाद 1016 से 1042 तक इंग्लैंड रूल्ड बाय डैनिश किंग्स, और इंग्लैंड पर डैनिश राजाओं का शासन था। कब तक रहता है ये? 1016 से 1042 तक इंग्लैंड में जो शासन होता है ये डैनिश राजाओं का शासन होता है। और इसके बाद 1066 द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट, यानी 1066 में नॉर्मन विजय होती है। ये घटना घटित होती है, नॉर्मन विजय कॉन्क्वेस्ट होता है। तो फ्रेंड्स यहीं तक हमें डिस्कस करना था, और फिर अगली वीडियो के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में फिर डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो में फिर डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आप चैनल पर पुराने हैं तो आप अधिक से अधिक पढ़िएगा, और अच्छी तरीके से इसको पढ़िएगा, बार बार वाच करिएगा, कम से कम 2-3 बार वाच करिएगा, ताकि आपको ये माइंड में सेट हो जाए। तो थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और फ्रेंड्स अधिक से अधिक सपोर्ट करिएगा प्लीज़ सर, सॉरी प्लीज़ माय डियर स्टूडेंट्स और फ्रेंड्स, प्लीज़ अधिक से अधिक सपोर्ट करिएगा होने वाले सर। तो थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।